धन संपत्ति का मनोविज्ञान। लेखक मॉर्गन हाउसल। अध्याय 11। यथोचित तर्कशील। अधिकतर यथोचित होने का उद्देश्य रूखेपन से तर्कसंगत होने के प्रयास से बेहतर कार्य करता है। आप कोई स्प्रेडशीट नहीं है, आप एक इंसान है, एक पेचीदा भावुक इंसान। यह समझने में मुझे ज़रा समय लगा, लेकिन जब समझ में आया मैं जान गया यह वित्त का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। और इसके साथ एक और चीज़ जो बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन अनदेखी रह जाती है। वित्तीय निर्णय लेते समय रुखेपन से तर्कशील होने का उद्देश्य न रखें, सिर्फ पर्याप्त रूप से यथोचित होने का प्रयत्न करें। यथोचित अधिक वास्तविक है और इसका आप दीर्घकाल तक अनुसरण कर सकते हैं। जो संपत्ति प्रबंधन में सबसे महत्वपूर्ण है, यह समझने के लिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसने मलेरिया का इलाज सिफिलिस में करने की कोशिश की। जूलियस वेगरर जॉर्ज 19वीं सदी के एक मनोवैज्ञानिक थे जिनके पास दो अद्वितीय कौशल थे। वे पैटर्न को पहचानने में बहुत अच्छे थे और जिससे दूसरे मूर्खतापूर्ण समझते थे वे उसे निर्भीक कहते थे। उनकी विशेषता विक्ट न्यूरोफ्लिसिस के मरीज थे, जो उस समय एक जानलेवा रोग हुआ करता था जिसका कोई भी ज्ञात इलाज नहीं था। उन्होंने एक पैटर्न देखना शुरू किया। सिफिलिस के वे मरीज जिन्हें किसी अन्य असंबद्ध बीमारी के कारण लंबे समय तक ज्वर भी आता था, वे ठीक हो जाते थे। वेगरर जॉर्ज ने अनुमान लगाया यह एक ऐसे अंतर्ज्ञान के कारण है जो सदियों से हमारे आसपास रहा है, लेकिन जिसे डॉक्टर भली भांति समझ नहीं पाए। ज्वर शारीरिक संक्रमण से लड़ने में अहम भूमिका निभाता है, इसीलिए वे इस तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचे। 1900 के दशक की शुरुआत में वेगरर जॉर्ज ने मरीजों को टाइफाइड, मलेरिया और चेचक में कम प्रबलता वाले इंजेक्शन देना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें इतना तेज ज्वर आ सके जो उन्हें सिफिलिस को ख़त्म कर दे। यह उतना ही खतरनाक था जितना सुनाई पड़ता है। इस इलाज से उनके कुछ मरीजों की मृत्यु हो गई। अंत वे मलेरिया के एक क्षीण रूप के इंजेक्शन का प्रयोग करने लगे, क्योंकि कुछ दिनों के भयंकर ज्वर के बाद इसे क्विनीन से ठीक किया जा सकता था। कुछ दुखद प्रयत्न त्रुटि विधि के बाद उनका परीक्षण काम करने लगा। वेगरर जॉर्ज ने सूचित किया कि 10 में से 6 सिफिलिस मरीज मलेरियोथेरेपी से ठीक हो गए। 10 में से 3 मरीजों की तुलना में जिन्हें इलाज नहीं मिला था, उन्होंने 1927 में औषधि में नोबेल पुरस्कार जीता। अब संस्थाओं के अनुसार वह मुख्य कार्य जो वेगरर जॉर्ज ने अपने पूरे कार्यकाल में किया, वह ज्वर को प्रवृत्त कर एक मानसिक रोग का इलाज करने का प्रयत्न था। शुक्र है पेनिसिलिन के अंत सिफिलिस के लिए मलेरियोथेरेपी को अप्रचलित कर दिया, लेकिन वेगरर जॉर्ज इतिहास में एक ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने न सिर्फ संक्रमण से लड़ने में ज्वर की भूमिका को पहचाना, बल्कि इसे उपचार के रूप में विहित भी किया। ज्वर से लोग हमेशा से डरते आए हैं क्योंकि यह रहस्यमयी होता है। प्राचीन रोम के लोग देवी फेब्रिस की पूजा किया करते थे, जो लोगों की ज्वर से रक्षा करती थी। उन्हें मारने के लिए मंदिरों में तावीज़ रखे जाते थे, इस उम्मीद के साथ कि ज्वर से बचा जा सके। लेकिन वेगरर जॉर्ज ने कुछ और ही पाया। ज्वर आकस्मिक उपद्रव नहीं है, वह आरोग्य प्राप्ति में अहम भूमिका निभाता है। संक्रमण से लड़ने में ज्वर की उपयोगिता का अब हमारे पास बेहतर और अधिक वैज्ञानिक प्रमाण है। शरीर के तापमान में 1 डिग्री की वृद्धि से कुछ वायरस की प्रकृति दर 200 गुना कम हो जाती है। एक NIH लेख के अनुसार अनेकों जांचकर्ताओं ने पाया है कि वे मरीज जिन्हें ज्वर आता है उनके नतीजे बेहतर होते हैं। सिएटल चिल्ड्रंस हॉस्पिटल की वेबसाइट पर माता पिता को शिक्षित करने के लिए एक खंड है जिससे वे अपने बच्चे के शरीर के तापमान के थोड़ा बढ़ने पर घबराएं नहीं। ज्वर शरीर के
प्रतिरक्षी तंत्र को चालू कर देता है। वह शरीर को संक्रमण से लड़ने में सहायता करता है। 100 से 104 तक का बुखार बीमार बच्चों के लिए अच्छा होता है, लेकिन यहाँ आकार वास्तविक विज्ञान के आड़े आ जाती है। ज्वर को पूरे विश्व भर में खराब माना जाता है। टाइलेनॉल जैसी दवाइयाँ देकर ज्वर के आते ही उसे कम करने की कोशिश की जाती है। लाखों वर्ष की क्रमागत उन्नति की रक्षात्मक प्रकृतियों के बावजूद कोई भी माता पिता, मरीज, कुछ डॉक्टर और कोई भी दवाई की कंपनी ज्वर को दुर्गति के अलावा किसी और रूप में नहीं देखते, जिससे हर हाल में छुटकारा पाना जरूरी है। ये विचार ज्ञात विज्ञान के साथ मेल नहीं खाते। एक शोध बिल्कुल रुक्ष था। आईसीयू में ज्वर का इलाज सामान्य है और संभवत प्रमाण आधारित अभ्यास के बजाय हठधर्मिता से संबंध रखता है। सेंटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन के निदेशक हावर्ड मार्कल ने एक बार ज्वर के भय में कहा था, ये सांस्कृत प्रथाएं हैं जो उतनी ही तेज़ी से फैलती हैं जितना उनके पीछे के संक्रमण रोग। ऐसा क्यों? अगर ज्वर लाभदायक होता है, हम सार्वभौमिक रूप से उसे लड़ते क्यों हैं? मुझे नहीं लगता यह समझना जटिल है। ज्वर कष्टदायक है और लोग कष्ट नहीं झेलना चाहते, बस इतना ही। एक डॉक्टर का उद्देश्य सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं होता, बल्कि मरीज के लिए यथोचित और सहनीय है उसकी सीमाओं के अनुसार बीमारी का इलाज करना होता है। संक्रमण का मुकाबला करने में ज्वर से थोड़ा लाभ मिल सकता है, लेकिन वह काफ़ी तकलीफ भी पहुंचाता है। और मैं डॉक्टर के पास इसलिए जाता हूं कि यह तकलीफ़ कम हो। कंबल के अंदर ठिठुरते हुए मैं ऐसे किसी शोध की परवाह नहीं कर सकता। अगर आपके पास ऐसी कोई गोली है जो इस बुखार को कम कर सके तो फ़ौरन दे दीजिए। अगर आपके पास कोई संक्रमण है तो ज्वर आने की चाह रखना तर्कशील हो सकता है, लेकिन यथोचित नहीं। इस तत्वज्ञान तर्कशील होने की बजाय यथोचित होने का प्रयास करने को संपत्ति संबंधी निर्णय लेते समय अधिक से अधिक लोगों को ध्यान रखना चाहिए। शैक्षणिक वित्त गणितीय रूप से इष्टतम निवेश कार्यनीतियों को ढूंढने के लिए समर्पित है। मेरा अपना मत यह है कि वास्तविक संसार में लोगों को गणितीय रूप से इष्टतम कार्यनीति की आवश्यकता नहीं होती। उन्हें वह कार्यनीति चाहिए होती है जो उन्हें रात में चैन की नींद सोने दे। हैरी मार्कोविट्ज़ ने जोखिम और प्रतिफल के बीच का गणितीय लेन देन खोजने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। उनसे एक बार पूछा गया कि वे अपना खुद का पैसा कैसे निवेश करते हैं और उन्होंने 1950 में अपने पोर्टफोलियो के आवंटन का ऐसे वर्णन किया जब उनके मॉडल पहली बार विकसित हुए थे। मैंने अपनी व्यथा की कल्पना की कि अगर स्टॉक मार्केट ऊपर जाए और मैं उसमें ना रहूं, या फिर वह बहुत अधिक नीचे चला जाए और मैं पूरी तरह से उसमें रहूं। मेरा लक्ष्य भविष्य में होने वाले पछतावे को कम करना था। इसीलिए मैंने अपने अंशदान को बॉन्ड और इक्विटी में बराबर बांट दिया। मार्कोविट्ज़ ने फलत मिश्रण में विविधता उत्पन्न करके अपनी निवेश कार्यनीति बदल दी। लेकिन यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली यह कि भविष्य में होने वाले पछतावे को कम करने को कागज़ पर तर्कसंगत ठहराना कठिन है, लेकिन वास्तविक जीवन में उचित ठहराना आसान है। एक तर्कशील निवेशक संख्यात्मक तथ्यों के आधार पर निर्णय लेता है। एक उचित निवेशक उन निर्णयों को कॉन्फ्रेंस कक्ष में उन सहकर्मियों से घिरे हुए लेता है जिनकी वह प्रशंसा जीतना चाहता है, उस जीवन साथी के साथ जिसे वह निराश नहीं करना चाहता, या फिर अपने किसी रिश्तेदार, पड़ोसी या अपने खुद के संदेहों के रूप में मिलने वाले प्रतिद्वंदियों की आलोचना के विरुद्ध। निवेश का एक सामाजिक पहलू भी होता है जो सिर्फ वित्तीय लेंस के द्वारा देखने पर अनदेखा रह जाता है। दूसरी बात यह है कि यह ठीक है। जेनसन ज्विग, जिन्होंने साक्षात्कार किया जिनमें मार्कोविट्ज़ ने अपने निवेश का वर्णन किया था, बाद में विचार करते हुए बोले, मेरा अपना मत यह है कि लोग ना तो तर्कशील होते हैं और ना ही तर्कहीन। हम मनुष्य हैं, जितनी ज़रूरत हो हम
उससे अधिक जोर डालकर सोचना नहीं चाहते और हमारे ध्यान पर निरंतर मांगे रहती हैं। इस नज़रिए से देखा जाए तो इसमें आश्चर्य की कोई भी बात नहीं है कि आधुनिक पोर्टफोलियो सिद्धांत के अन्वेषक ने अपना खुद का शुरुआती पोर्टफोलियो अपने अनुसंधान पर बिना अधिक ध्यान दिए बनाया। इसमें भी कोई आश्चर्य नहीं कि बाद में इन्होंने इसे ठीक कर दिया। मार्कोविटिज़ ना तो तर्कशील हैं और ना ही तर्कहीन, वे उचित हैं। वित्त में जो बात अक्सर अनदेखी रह जाती है वह यह है कि तकनीकी रूप से सही होकर भी कुछ संदर्भगत रूप से निरर्थक हो सकता है। 2008 में येल के 2 अनुसंधानकर्ताओं ने एक शोध प्रकाशित किया जिसके अनुसार युवा बचतकर्ताओं को स्टॉक खरीदते समय अपने सेवानिवृत्त खातों को 2 से अधिक के मार्जिन से बढ़ाना चाहिए। अपनी संपत्ति के हर $1 के लिए $2 का ऋण। यह दर्शाता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ निवेशकों का यह लेवरेज कम होता जाता है, जिसके कारण एक युवा बचतकर्ता अधिक जोखिम उठा सकता है और मार्केट की भीषण उथल पुथल को झेल सकता है, और उम्र बढ़ने पर यह कम हो जाता है। अगर इस लाभ का इस्तेमाल करके भी आप युवावस्था में पूरी तरह से बर्बाद हो जाएं, यदि आप 2 से 1 का मार्जिन लेकर चल रहे हैं तो मार्केट में 50% गिरावट आपके पास कुछ नहीं छोड़ेगी। शोधकर्ताओं ने दर्शाया कि फिर भी दीर्घकाल में बचतकर्ता अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं अगर वे बर्बाद होने के अगले ही दिन वापस उठ खड़े हो जाएं। योजना का अनुसरण करें और अपने 2 से 1 खाते में बचत करते रहें। यह गणित कागज पर काम करता है। यह एक तर्कशील कार्यनीति है, लेकिन यह लगभग बेतुके रूप से अनुचित है। कोई भी सामान्य व्यक्ति अपने सेवानिवृत्त खाते को पूरे 100% को हवा में जाते देख इतना अप्रभावित नहीं रह सकता कि अंडिंग रूप से कार्यनीति का पालन करता रहे। वे शायद हार मान लेंगे या दूसरा विकल्प ढूंढेंगे और शायद अपने वित्तीय सलाहकार के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। अनुसंधानकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनकी कार्यनीति का प्रयोग करते समय अपेक्षित सेवानिवृत्त संपत्ति जीवनकाल निधि की तुलना में 90% अधिक होगी। यह 100% कम उचित भी है। असल में अनुचित दिखने वाले निर्णय का समर्थन करने का एक तर्कशील कारण है। यह रहा 1। मान लेते हैं आपको निवेश से काफ़ी लगाव है। यह कोई रूढ़िवादी सलाह नहीं। यह कहना निवेशकों के लिए सम्मान के तगमे जैसा है कि वे निवेश को लेकर भावनाहीन हैं, क्योंकि एक तर्कसंगत प्रतीत होता है। लेकिन अगर अपनी कार्यनीति और स्टॉक को लेकर भावनाओं की कमी इस संभावना को बढ़ाती है कि जब वे कठिन प्रतीत होंगे आप उनसे दूर हट जाएंगे। जो तर्कशील सोच जैसा दिख रहा है वह देनदारी बन जाएगा। उचित निवेशक जो अपनी तर्क नीति रूप से त्रुटिपूर्ण कार्यनीतियों से लगाव रखते हैं, उनके पास यह लाभ होता है कि उनकी अपनी कार्यनीति के साथ टिके रहने की संभावना अधिक होती है। कुछ ऐसे वित्तीय प्रवृत्ति कारक भी हैं जो शुरुआती वर्षों में किसी कार्यनीति से प्रतिबद्धता की तुलना में कार्य निष्पादन से अधिक सहसंबद्ध होते हैं। दोनों कार्य निष्पादन की मात्रा और समय के अंतराल में उसे वश में करने की संभावना। ऐतिहासिक रूप से यूएसए मार्केट में पैसा बनाने की संभावना एक दिन के अंतराल में 50/50, 1 वर्ष के अंतराल में 66%, 10 वर्षों के अंतराल में 88% और अब तक 20 वर्षों के अंतराल में 100% है। कुछ भी जो आपको इस खेल में बनाए रखे वह महत्वपूर्ण रूप से लाभदायक है। अगर आप वह करिए जो आपको पसंद हो को एक खुशहाल जीवन की कुंजी के रूप में देखते हैं, तो यह एक खाली फॉर्चून कुकी की सलाह जैसा लगेगा। अगर आप इसे ऐसी चीज़ के तौर पर देखते हैं जो सफलता को आपकी ओर मोड़ने की संभावना के लिए आवश्यक स्थिरता प्रदान करे, आप देख पाते हैं कि यह आपकी वित्तीय कार्यनीति का सबसे महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। अगर आप एक ऐसी होनहार कंपनी में निवेश करते हैं जिसकी आपको कोई परवाह नहीं, जब सब अच्छा जा रहा हो तो आप लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अगर अपरिहार्य रूप से
पासा पलट जाए तो आप अचानक ऐसी कंपनी के कारण घाटा झेल रहे होंगे जिसमें आपको कोई दिलचस्पी नहीं। यह एक दोहरा बोझ है और सबसे कम प्रतिरोधता का रास्ता यह है कि कुछ और चुना जाए। अगर आप इस कंपनी को लेकर शुरू से ही उत्साहपूर्ण हैं, आपको उसका मिशन, उत्पाद, टीम, विज्ञान या कुछ भी पसंद है, जब अपरिहार्य बुरा समय आएगा और आप पैसा गंवा रहे होंगे या कंपनी को सहायता की आवश्यकता होगी, कम से कम इस बात से काम चल जाएगा कि आप किसी अर्थपूर्ण उद्यम का भाग होने जैसा अनुभव करेंगे। यह एक ऐसा आवश्यक अभिप्रेरक हो सकता है जो आपको हार मान कर दूसरी ओर मुड़ने से रोकेगा। ऐसी और भी अन्य परिस्थितियां होती हैं जहां संपत्ति को लेकर तर्कशील होने की बजाय यथोचित होना ठीक है। एक सुप्रलेखित देसी पक्षपात है जिसके अनुसार लोग जिस देश में रहते हैं वहीं की कंपनियों में निवेश को वरीयता देते हैं और पृथ्वी पर बाकी 95% कंपनियों को अनदेखा कर देते हैं। यह तर्कशील नहीं है जब तक आप यह ना सोचें कि निवेश का मतलब अजनबियों को अपना पैसा देना है। अगर सुपरिचय आपको उन अजनबियों को समर्थन देते रहने के लिए वह पहला कदम लेने में सहायता करता है, यह यथोचित है। डे ट्रेडिंग और अलग अलग स्टॉक खरीदना अधिकतर निवेशकों के लिए तर्कसंगत नहीं होता। संभावना भारी रूप से आपकी सफलता के विरुद्ध होती है, लेकिन ये दोनों छोटी मात्रा में यथोचित हैं। अगर ये आपकी चाह पूरी कर आपके अन्य विविध निवेशों को बनाए रखते हैं। निवेशक जोश ब्राउन, जो विविध निवेश का समर्थन करने के साथ साथ विविध निवेश रखते भी हैं, उन्होंने एक बार बताया कि वे क्यों अलग अलग स्टॉक्स का समूह रखते हैं। मैं अलग अलग स्टॉक्स यह सोचकर नहीं खरीदता कि मैं इससे अल्फा उत्पन्न करूंगा, अत्यधिक बेहतर प्रदर्शन। मुझे बस स्टॉक से लगाव है, तब से मैं जब 20 वर्ष का था, और यह मेरा पैसा है। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। एकदम यथोचित। अर्थव्यवस्था और स्टॉक मार्केट किस ओर अग्रसर है, इसे लेकर अधिकतर पूर्व अनुमान खराब हैं, लेकिन पूर्व अनुमान करना यथोचित है। सुबह उठकर खुद से यह कहना कठिन है कि मुझे कोई अंदाज़ा नहीं भविष्य में क्या होने वाला है। अगर यह सच भी हो, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि लोग यह अनुमान लगाने की कोशिश क्यों करते हैं कि अगले साल क्या होगा। यह मानव स्वभाव है, यह यथोचित है। वैनगार्ड के स्वर्गीय संस्थापक जैक बोलग ने अपना करियर कम लागत वाले निष्क्रिय सूचकांक निवेश को बढ़ावा देने के अभियान में बिताया। बहुत से लोगों को यह बात दिलचस्प लगी कि उनके बेटे ने अपना करियर सक्रिय उच्च शुल्क हेज फंड और म्यूचुअल फंड प्रबंधक के रूप में चुना। बोगल, जिसके अनुसार उच्च शुल्क फंड अंकगणित के सादे नियमों का उल्लंघन करते हैं, ने अपनी कुछ संपत्ति अपने बेटे के फंड में निवेश की। इसका क्या स्पष्टीकरण हो सकता है? कुछ चीज़ें हम पारिवारिकों कारणों से करते हैं, बोगल ने द वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया। अगर यह समनुरूप नहीं है तो जीवन भी तो हमेशा समनुरूप नहीं होता। वाकई शायद ही कभी होता। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।